साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच राम कुमार मेहता के साथ में उपस्थित है महान विद्वान माननीय संजय कुमार मौर्य। आज से 25,000 साल पहले तथागत बुद्ध ने सचेत समता स्थापित कर भारतीय समाज में अपना लोहा मनवाया था। लेकिन आज जो आधुनिक युग है, आधुनिक युग में क्या सचेत समता स्थापित होगा? क्या यह संभव है? 2,500 साल पहले की जो परिस्थिति थी जी, तो वो परिस्थिति को ऐसे समझ सकते हैं कि उसमें राजतंत्र और गणतंत्र दोनों प्रणाली थी और समाज में शासक यानी राज जहाँ गणतंत्र था तो वहाँ तो थोड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जी, और जहाँ राजतंत्र था तो वहाँ पर राजा का शासन था यानी शासक और शोषित का जी, ये जी, उच्च खाई था। जी, उस समय जाति नहीं थी, जी, सिर्फ शासक और शोषित। जैसे यूरोप में भी जैसे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। तो जब गौतम बुद्ध ने अपना आंदोलन छेड़ा जी, तो उनका जो आंदोलन था उस आंदोलन में शासक वर्ग भी और जनता यानी शोषित वर्ग भी दोनों शामिल हो गए और उनका जो समता स्थापित करने का तरीका था वो धम्म के माध्यम से था। धम्म जो रियल धम्म कहते हैं, रियल धम्म का मतलब होता है धम्म की 3 अवस्था होती है, प्रज्ञा, शील, समाधि। इसमें जो प्रैक्टिकल रूप से तपता था तो उसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह खत्म हो गया। जब कोई लोभ ही नहीं रहा तो व्यक्ति जो है एक दूसरे के प्रति करुणा मैत्री का मतलब वो रखा, जिसकी वजह से जो लोग भी भट्टी में तपे, धम्म की भट्टी में तपते गए, वो प्रत्येक मानव के प्रति उनके अंदर करुणा मैत्री का प्रेम जगा। जी, समाज के अंदर शुचिता, पवित्रता, नैतिकता, आदर्श, प्रेम, करुणा, मैत्री विकास हो गया, विकास हुआ और लोग एक दूसरे से मतलब मैत्री भावना रखने लगे। तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि सचेत समता अपने आप विकसित हो गई इस बार। लेकिन ये समता अंदर से विकसित होता है। आज की जो परिस्थिति है वो भारत जो है 6,743 जातियों में बढ़ गया। प्रत्येक जाति को अपने को श्रेष्ठ मानने में मतलब गौरव महसूस कर रहा है। जी, तो जब श्रेष्ठ मानने में गौरव महसूस कर रहा है तो फिर समता कहाँ से स्थापित होगी? अब समता स्थापित करने के लिए फिर से भारत में बुद्ध के अलावा कोई समता स्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक सबके अंदर ये जातीय गौरव, जातीय मतलब गुमान है, तब तक आप समझते हैं कि यहाँ पर सचेत समता स्थापित हो जाए। ये संभव नहीं है। संभव हो सकता है जिनके अंदर ये मतलब गुरूर है, घमंड है, जी, अगर उनको पुनः बुद्ध के उस धम्म की भट्टी में तपा दिया जाए, और जैसा कि अभी कुछ जगहों पर ये काम चल रहा है और जो लोग उस भट्टी से तप रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके अंदर मानव के प्रति प्रेम, करुणा, मैत्री जो है अंदर से वो जागृत हो रहा है और वो अब मनुष्य को सिर्फ मनुष्य के रूप में देख रहे हैं, उनको जाति के रूप में नहीं देख रहे हैं। लेकिन अभी ये बहुत थोड़े पैमाने पर है, इसको विकसित किया जा सकता है। लेकिन जब सम्राट अशोक ने इसे अपने मतलब अपने राजतंत्र में लागू कर दिया धम्म को, तो ये पूरा विस्तृत रूप में पूरे भारत में, पूरे भारतीय जनमानस में और भारत में ये सचेत समता जो सबके अंदर आई और ये फिर उसको जो है पूरे वर्ल्ड में प्रचारित करने का उन्होंने एक अभियान, आंदोलन छेड़ दिया और पूरी दुनिया में ये बात गया। तो जहाँ जहाँ गया वहाँ पर सचेत समता रहा। और भारत में जब मौर्य वंश खत्म हुआ तो जैसे ये मानवतावादी जो संस्कृति थी और ये जो धम्म था, ये भारत से धीरे धीरे विलुप्त हो गया। और जब विलुप्त हो गया तो जो लोग शासक बने वो शासन करने के मकसद से समाज को डिवाइड कर दिए, बांट दिए कि ये डिवाइड रहेगा तो हम मतलब हजारों साल तक इस देश में निष्कंटक शासन करते रहेंगे। और इसमें वो कामयाब हो गए और नतीजा इससे राष्ट्र की बहुत क्षति हुई। जैसे किसी खेत को
फ्लैट कर दिया जाए तब उसमें बीज डाला जाता है तो अच्छा बीज होता है। लेकिन अगर वह खेत जो उबड़ खाबड़ हो, उसमें बड़े बड़े ढेले हों, तो ज़रा उसमें बीज डाल के देखिए कैसा होता है। जी। तो भारत उसी तरीके का आज हो गया है, उबड़ खाबड़ हो। सम्राट अशोक ने, तथागत गौतम बुद्ध ने जो सचेत समता लागू की, तो इससे पूरा देश जो है, जैसे एक खेत पूरा फ्लैट हो जाता है उस तरह से फ्लैट हो गया, उसमें बीज डाले गए तो अंकुरण भी अच्छा हुआ। पूरा राष्ट्र मतलब महान राष्ट्र बना, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, और चाहे एक वैज्ञानिक भारत का भी निर्माण हुआ, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध जो है वो वैज्ञानिक तरीके से धर्म की व्याख्या कर रहे थे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में विकास हुआ और भारत जो है हर क्षेत्र में एक विकसित हुआ। और भारत को कहा गया कि भारत विश्व गुरु उसी देश को कहा जाता है जिस देश के पास अपनी भौतिक समृद्धि है, जिस देश के पास अपनी नैतिक समृद्धि है। नैतिक समृद्धि में प्राइमरी से लेके विश्वविद्यालय तक की शिक्षा हो और पर्यावरणीय समृद्धि है। तो ये हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने जो वातावरण तैयार किया उसको इम्प्लीमेंट करके सम्राट अशोक ने भारत को भौतिक, नैतिक और पर्यावरणीय समृद्धि विकसित की। और तब पूरी दुनिया जो है भारत की तरफ आकर्षित हुई, इसके भौतिक समृद्धि को देख करके, इसकी नैतिक समृद्धि को देख करके, इसके पर्यावरणीय समृद्धि को देख करके पूरी दुनिया आकर्षित हुई। लेकिन बाद में यह देश पूरा जो है वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय कह सकते हैं, टूट गया। और टूटा इसी वजह से कि इस देश जो समता जो थी, यानी जो मानवतावादी संस्कृति थी, उसको नष्ट कर दिया गया। और यहाँ पर एक तरह से कहें कि जिसको एक पिलर की तरह की संस्कृति खड़ी कर दी गई, मतलब असमानता की संस्कृति खड़ी कर दी गई, और उसमें टैलेंट और प्रतिभा का कोई महत्व नहीं रह गया। और इसकी वजह से जो टैलेंट निकलना चाहिए था वो निकल नहीं पाया। और ये देश अपने आप 1947 के बाद इस देश में जब गणतंत्र लागू हुआ तो कुछ हद तक इसमें परिवर्तन आया है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं आया है और इसमें अभी काम करने की ज़रूरत है। सर, अर्जक संघ आधुनिक भारत में एक बड़ा आंदोलन किया पूरे देश भर में, और अर्जक संघ मानववादी भारत का सबसे बड़ा संगठन है। तो सर, क्या अर्जक संघ का जो समता पर, सचेत समता के लिए जो संघर्ष था वो पूर्णतः सफल हो पाएगा अथवा नहीं हो पाएगा? अर्जक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, वैज्ञानिक सोच की अलग जगाने के लिए और सचेत समता स्थापित करने के लिए महामना रामस्वरूप वर्मा ने सन 1968 में इसकी स्थापना की थी। हम ये कह सकते हैं कि जब रूस जो है अंतरिक्ष में प्रथम मानव यात्री के रूप में भेज रहा था, तब भारत में वैज्ञानिक सोच की अलग जगाने के लिए अर्जक संघ की स्थापना हो रहा था। यानी भारत को एक तरह से कहें कि यूरोपीय कंट्रियों के मुकाबले पैरेलल खड़ा करने के लिए ये वैज्ञानिक सोच का अलग जगाने के मकसद से ही इस संगठन की स्थापना की गई और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए किया और समता के स्थापित करने के लिए। तो परिवर्तन, बिना परिवर्तन के विकास संभव नहीं है। महान दार्शनिक डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में लिखा कि जो समाज, दो देश बदलने के लिए तैयार नहीं, वो आगे टिक ही नहीं सकता। तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा कि समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार जो समाज, जो कौम, जो राष्ट्र परिवर्तन नहीं करता है, बदलाव नहीं करता है, तो विकास के दौड़ में पीछे रह जाता है। तो परिवर्तन न करने की वजह से ही तो हम लोग आज देश की 90% जनता जो है विकास के दौर में कहाँ है, पीछे है। जिसको जगदेव बाबू ने शोषित कहा। शोषित का मतलब होता है कि जिसकी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आपके कहते हैं प्रशासनिक और वैज्ञानिक सोच से पिछड़ा हुआ हो, उसी को शोषित कहा गया। इसी क्षेत्र में पिछड़े हैं, जो शासक हैं इसी क्षेत्र में आगे हैं। तो अगर इनके बीच में, इन क्षेत्रों में अगर परिस्थिति और वातावरण पैदा कर दिया जाए तो फिर ये जो हैं 90% ये पुनः उठ करके खड़े हो जाएंगे।
तो कहते हैं ना कि जैसे विकास करने के लिए विकास की पहले परिस्थिति पैदा की जाती है, ठीक वैसे जैसे किसी बीज को अंकुरित होने के लिए अंकुरण जैसा वातावरण चाहिए, और जैसे ही वह बीज अंकुरण जैसा वातावरण पाता है तो कठोर से कठोर धरती का सीना चीर करके बाहर निकल आता है, लेकिन होता तो कोमल ही है। तो इनके बीच में 90% के बीच में वातावरण का निर्माण करने की ज़रूरत है, और वही वातावरण का निर्माण आर्यक संघ कर रहा था इन्हीं क्षेत्रों में। तो जैसे वैज्ञानिक सोच की अलग जगाने के लिए आज के जो अंधविश्वास है, पाखंड है, उसके खिलाफ एक जिहाद छेड़ दिया आर्यक संघ ने 1968 से। और इसमें बहुत सारे लोग जो है वैज्ञानिक चिंतन से लैस भी हुए। तो वैज्ञानिक चिंतन जगाने का उनका मकसद क्या था कि अगर देश की जनता के दिमाग में विज्ञान भर जाएगा तो इस देश में एक विज्ञान का वातावरण पैदा होगा, और वो वातावरण से वो वैज्ञानिक पैदा हो सकते हैं, यानी अंकुरण ले सकते हैं। जैसे पश्चिम में आइंस्टीन, गैलीलियो, न्यूटन, एडिसन, ऐसे तमाम महान वैज्ञानिक पैदा हुए। अगर ये वातावरण का निर्माण यहाँ हो जाए तो यहाँ भी पैदा होते हैं, और इसी मकसद से ये किया गया था। और उसके बाद सांस्कृतिक मिशन चलाया गया। संस्कृति क्या होती है? यानी संस्कृति और सभ्यता। सभ्यता का संबंध जो है वो हमारे शरीर से है, खान पान रहन सहन से, यानी सिविलाइजेशन उसको कहते हैं। और संस्कृति का संबंध हमारे मन से है। हमारे मन में जैसा विचार होगा वैसा आचार होगा, वैसा जो है संस्कार होगा, वैसे ही त्यौहार हम बनाएंगे जी। तो एक सचेष्ट मतलब उन महापुरुषों के तरफ आर्यक संघ का इशारा था जो देश के अंदर वैज्ञानिक मतलब वातावरण का निर्माण करने का पूरा संघर्ष कर रहे थे। तो उनका हम विचार लेते तो हमारे अंदर वैसे आचार आते, वैसे संस्कार विकसित होते, और फिर इन महापुरुषों की को हम त्यौहार के रूप में एक संस्कृति स्थापित कर दें, ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके अंदर जो है ये विज्ञान का वातावरण, जैसे पश्चिम में जी। पश्चिम के लोगों ने 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में क्या किया? पुनर्जागरण किया, मैंने फिर से जागे। तो उन लोगों ने वहाँ पर नवीन दृष्टिकोण अपनाया, नवीन अनुसंधान शुरू किया, नवीन साहित्य लिखा, नवीन कला का निर्माण किया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आर्यक संघ ने एक प्रयास किया था, और वो प्रयास मतलब एक विस्तृत लेवल पर होना चाहिए था, पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इसके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करने वाले वो प्रचारक नहीं रह गए, या त्याग की कमी रह गई। चाहे जो भी हो, कुछ न कुछ कमी रह गई, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ न कुछ कमियों की वजह से हम इसका विस्तारण नहीं कर पाए। जैसे सम्राट अशोक ने तथागत गौतम बुद्ध ने उसको विस्तार दिया, तो विस्तार देने के लिए क्या किया उन्होंने? गौतम बुद्ध ने प्रशिक्षण दिया, प्रशिक्षण दे करके प्रवीण बनाया। प्रवीण यानी दक्ष हो गए। जैसे भगवान बुद्ध ने 5 लोगों को तैयार किया, अगर 5 को तैयार किया तो 25 लोग हो गए, 25 लोग 5 तैयार किए तो 125 हो गए। इस तरह से बढ़ करके उनके समय में 60,000 लोग हो गए, और वही 60,000 प्रचारक हो गए। बाद में इसको जब शासन का पूरा संरक्षण मिला तो ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया। तो अगर ये हम एक तरह से कहें कि दक्ष लोगों की ज़रूरत थी, और वो रहे होते तो ये बहुत विकराल संगठन का रूप लिया होता, और अब तक एक वातावरण का निर्माण हो जाता। तो सिद्धांत चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि पूरे देश के अंदर संगठन नहीं है तो वो सिद्धांत गौण हो जाता है। जैसे गौतम बुद्ध का सारा सिद्धांत गौण हो गया संगठन के अभाव में। संगठन क्या होता है? संगठन में ही शक्ति होता है, और शक्ति के बल पर ही हम अपने सिद्धांत को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो वो संगठन देखें तो हमको खुद पता नहीं था। हम इतने दिन बाद 2011 में इधर आए बिहार में, तो हमको खुद नहीं पता चला कि आर्यक संघ भी कोई संगठन होता है, तो हमारे तक भी नहीं पहुंच पाया था, जबकि हम उत्तर प्रदेश में है। तो वो संगठन बनाना भी एक कला है, और संगठन नहीं रहने पर वो सिद्धांत का प्रचार नहीं होता है, प्रचार प्रसार नहीं हो पाता। दुनिया में कोई भी महान से महान कार्य संगठन के बिना संभव नहीं है। तो इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि जो लोग विज्ञान से ताल्लुक़ रखते हैं वो आर्यक संघ से जुड़ें,
और आप संगठन से जुड़ेंगे तो आप शक्ति का निर्माण होगा, और संगठन से नहीं जुड़ेंगे तो शक्ति का निर्माण नहीं होगा। और दुनिया जानती है कि शक्तिहीनों का कहीं कोई सम्मान नहीं होता, शक्तिहीन होना मौत से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसलिए अगर जो इस देश के बौद्धिक लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन्हें इस संगठन से जुड़ करके इस कारवा को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर वो समाज और राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो, नहीं करते हैं तो भाई वो अलग बात है, लेकिन करना चाहिए। समाज, राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम जिस देश की जनता के अंदर विकसित हो जाता है, वो संघ बना करके दौड़ने लगता है, उसके अंदर त्याग की भावना दौड़ने लगती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अर्जक संघ का जो नीति सिद्धांत है वो गलत नहीं है, वो सही है, और उसको इम्प्लीमेंट खाली कराने की ज़रूरत है। और उस सिद्धांत को नई जनरेशन में विकसित करने की ज़रूरत है, ताकि उनके अंदर अंकुरण हो, तो उनके अंदर जो है मतलब नई ऊर्जा होती है तो ऊर्जा का वो ऊर्जा जो है विस्तार होता है, वो विस्तार करती है। जब चेतना का विकास होता है तो वो विस्तार करने के लिए दौड़ने लगते हैं। तो उनके अंदर ये चीज़ अगर डाल दिया जाए तो इसका विस्तार निश्चित तौर पर कोई रोक नहीं पाएगा, होगा ज़रूर। और सचेत समता अंदर से जगती है, समता अंदर से जगती है, मन से जगती है। बुद्ध ने मन का ही तो कहा ना कि सारे दुख का कारण मन है। अगर मन को सही कर दिया जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा, तो समाज भी सही हो जाएगा। व्यक्ति अगर सही हो गया तो समाज भी सही हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, प्रज्ञाशील समाधि के माध्यम से प्रत्येक राजा तक के मन को मतलब ठीक कर दिया। तो जब राजा जो है वो सही हो गया, उसके अंदर सचेत समता, जनता के प्रति आपको जो है कर्तव्यनिष्ठ हो गया, तो जनता, राजा और प्रजा के बीच में कोई अंतर नहीं रह गया। राजा सिर्फ एक मुखिया के तौर पर देश का संचालन कर रहा है और जनता जो है उसका साथ दे रही। तो ये जब सचेत समता रहती है तब ऐसा होता है, नहीं तो लोग राज करने के मकसद से आ जाते हैं, यानी शासक और शोषित बना देते हैं, जैसा कि आज है। आज है तो आज शासक जो है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और हम लोगों को काल्पनिक ज्ञान दे रहा है, काल्पनिक सोच विकसित कर रहा है, जबकि उसको वैज्ञानिक सोच विकसित करना चाहिए। लेकिन वो काम सम्राट अशोक ने किया, वैज्ञानिक सोच विकसित किया। लेकिन आज के जो जिनको हम CM PM कर सकते हैं, तमाम ऐसे विधायक, सांसद हैं, मंत्री हैं, किसी के अंदर है क्या, किसी के अंदर वैज्ञानिक सोच है? कुछ नहीं है, उनके अंदर कोई वैज्ञानिक सोच नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो समाज का मार्गदर्शक बन सकते थे। तो मैं कह सकता हूँ कि अर्जक संघ ने एक महान पहल किया था समाज में, भारतीय समाज में सबसे पहले एक महान पहल किया था। पर अफसोस इस बात का है कि इस देश की जनता इस महान संगठन के महान नीति, दर्शन, सिद्धांतों को, उनके उद्देश्य को समझ नहीं पाई। तो ये कहीं न कहीं से बहुत बड़ा देश का क्षति हो गया, और इसकी क्षति को पूर्ण करने के लिए अब सबको लगना पड़ेगा। और मैं इस चैनल के माध्यम से देश के उन तमाम बुद्धिजीवियों से मतलब एक अपील करूंगा कि अगर वो अपने देश के प्रति आस्था रखते हैं, अपने देश, अपने समाज के प्रति निष्ठा रखते हैं, तो उन्हें इस काम में एक कदम बढ़ाना चाहिए। आज के लिए इतना है।